ओके। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। आज बहुत धांसू टॉपिक पढ़ेंगे यार। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज, बहुत ही फ्लैगशिप टॉपिक है ये। और ये जो टॉपिक है ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो जितना आज दिमाग को ओपन रख के पढ़ोगे ना उतना मजा, ठीक है। और ये तो कंडीशन है ही कि प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स जो है, जैसे लेक्चर नंबर 12 है तो इसके पहले का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 11 और 10 ये सब पढ़े हुए होने चाहिए, क्योंकि ये सब पढ़े हुए होंगे तभी ये बेहतर समझ में आएगा। अगर आपने ये सब नहीं पढ़ रखा होगा तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। वैसे आप लोग सब लोग रेगुलर ही हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज़्यादा खास परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल बोलते हैं इसको हिंदी में, विद्युत वाहक बल। टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टता कहते हैं इसको हिंदी में। टॉपिक को मक्खन करने में ना बहुत मजा आने वाला है। टॉपिक ऐसा तगड़ा मक्खन करेंगे आज कि कंसेप्ट तो आपको बहुत अच्छे से आ ही जाएगा। कंसेप्ट के साथ साथ आप एक और चीज सीखोगे कि जब भी किसी चीज को हम समझते हैं तो हमारी डिफरेंट अप्रोच हो सकती है एक ही टॉपिक को समझने की। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक किया आपने? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर जब इस चैप्टर को पढ़ाया था तो वो प्लेलिस्ट भी दे रखी है कंप्लीट। तो कभी कभी आप लोगों को अगर इस साल के लेक्चर में कोई चीज थोड़ी कम समझ में आए या आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना हो तो हमारे प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स भी आप देख सकते हो। यही सेम टॉपिक 20 मिनट में समझाया हुआ है और आज इसी सेम टॉपिक को लेकर के मैं 1 घंटे बात करने वाला हूं, है ना। तो हर तरह का फ्लेवर आपको दे रखा है। 3 साल के प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, थोड़ा एक्सप्लोर किया करो और सही तरीके से चैनल से पढ़ोगे तो 100 में से 100 आराम से लाओगे। क्योंकि आप सोचो ना, ऐसा कहाँ मिलता है कि इस सेशन के भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे टॉपिक बाय टॉपिक आपको दे रखा है, इसके पहले वाले सेशन का भी, उसके पहले वाले सेशन का भी, और हर तरह से प्रॉपर लिंक दे रखा है। ऊपर आई बटन देख रहे हो, आई बटन पे क्लिक करोगे, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका भी लिंक वहां पे आपको कुछ टाइम बाद अपडेट कर दिया जाएगा। प्रॉपर तरीके से हमारी टीम इस मैनेजमेंट में है कि आपको एक एक इस वीडियो तक पहुंचाया जाए ताकि आपको 100 में से 100 लाने में कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपकी मेहनत है, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े और मिलकर के अपन एक दूसरे की सहायता से और अच्छा करते जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है उसमें। बढ़े आगे फिर। चलिए, आज का टॉपिक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर एक बार में समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मजा आ जाएगा। नहीं तो हम 2-3 अलग अलग तरीके से ट्राई करेंगे। देखो, एक्चुअल में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं। आप मार्केट से एक बैटरी खरीद करके लेके आए। आज मेरी एक एक बातें गोल्डन वर्ड्स हैं, तो उनको उसी तरह से लिख के रखना कहीं ना कहीं। आप मार्केट से एक बैटरी खरीद करके लेके आए, हो सकता है वो बैटरी डैनियल सेल हो। डैनियल सेल आप लोगों ने विद्युत रसायन में पढ़ा है। डैनियल सेल में एक जिंक का इलेक्ट्रोड होता है और एक साथ में कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। तो आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि जब भी हम सेल का निर्माण करते हैं तो सेल हमें एक वोल्टेज प्रदान करता है। मान लो कि मैं एक ऐसा सेल, जैसे इसकी वोल्टेज होती है 1.1 वोल्ट, आप लोगों ने पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 3 में। मान लो मैं मार्केट से एक सेल खरीद के लेके आया और उस सेल की वोल्टेज थी 10 वोल्ट। उस सेल के ऊपर लिखा हुआ है 10 वोल्ट कि जब मैं उसको काम में लूंगा तो मुझे 10 वोल्ट देगा, ठीक है। मेरे साथ एक चोट हो गई यार। मैंने क्या किया, जब उस सेल को या बैटरी को बल्ब के साथ लगाया और बल्ब के साथ मैंने एक एमीटर कनेक्ट किया, या आप ये बोल सकते हैं कि बल्ब के साथ मैंने एक वोल्टमीटर कनेक्ट किया, तो मैं सेल तो लेकर के आया था 10 वोल्ट का, पर बल्ब पर मुझे मिला 8 वोल्ट। बाकी का 2 वोल्ट कहां गया? मैं मार्केट से बड़ी उम्मीदों के साथ में पैसा खर्च करके 10 वोल्ट का बैटरी लेकर के आया। जब उस 10 वोल्ट की बैटरी को लेकर के मैंने यहां पे लगाया और बल्ब के ऊपर, बल्ब उससे कनेक्ट किया और बल्ब पे वोल्टेज चेक किया, 8 वोल्ट निकल करके आया। मतलब 2 वोल्ट का नुकसान कहां हुआ अभी मुझे ये नहीं पता। आपको एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि विभवांतर का एक फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू आई आर।
राइट। मान लो इस सेल में से करंट आई निकल रही है, वो करंट आई बल्ब में जा रही है, बल्ब का अपना एक प्रतिरोध होगा, मान लेता हूं बल्ब का प्रतिरोध है कैपिटल आर, तो बल्ब के सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो कितना होगा, आई इंटू कैपिटल। तो ये जो I इंटू कैपिटल आर है, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 10 वोल्ट, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 8 वोल्ट। मतलब कोई ना कोई ऐसा है जो ये 2 वोल्ट का नुकसान कर रहा है, और मुझे बस उसी का पता लगाना है कि ये 2 वोल्ट का नुकसान कौन कर रहा है। एक और चीज कि V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला पता है क्या बोलता है, V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला ये बोलता है कि जहां कहीं भी R है, जिस किसी में भी प्रतिरोध है, उसमें से जब करंट I फ्लो करेगी, उसमें से जब धारा I प्रवाहित होगी, तो एक विभवांतर वहां पे उत्पन्न होगा, या विभवांतर का लॉस वहां पे होगा, और उसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। या ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर R प्रतिरोध में से धारा I आपको प्रवाहित करानी है, तो V विभवांतर उस चालक के सिरों पर होना चाहिए। ओम के नियम से हम ये बात पढ़ के आए हैं। तो अगर ये सुनना बहुत ध्यान से, अगर ये बैटरी पूरी तरह से धारा इस प्रतिरोध में दे रही होती, तो I इंटू आर जो है उसका मान 10 वोल्ट के बराबर आता, परंतु ये मान 8 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब कहीं और कोई एक ऐसी जगह है जहां पर 2 वोल्ट का नुकसान हो रहा है, मतलब कहीं एक और आई इंटू स्मॉल आर या कुछ भी है जहां पर 2 वोल्ट का नुकसान हो रहा है। अब हमको उसी 2 वोल्ट को पकड़ना है, और उस 2 वोल्ट को पकड़ लिया तो ये चैप्टर, ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। इस तार के अंदर 2 वोल्ट का नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो तार है ना, ये तार में हम ये मान के चल रहे हैं इसका प्रतिरोध कुछ भी नहीं है, जो है इस बल्ब का है, जो भी हमने प्रतिरोध लगाया। इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करते हैं फिर पढ़ेंगे। मान लो आपने कैपिटल आर प्रतिरोध लगा रखा है, आपने बैटरी लगाई, बैटरी जो खरीद के लेके आया था मार्केट से, वो बैटरी 10 वोल्ट की थी, करंट फ्लो करती आई, इसमें से जाती है, तो आई इंटू कैपिटल आर का जब मैं मापन करूं वोल्ट मीटर से, तो ये आई इंटू कैपिटल आर कितना आना चाहिए, 10 वोल्ट, बट ये कितना निकल के आ रहा है, 8 वोल्ट निकल के आ रहा है। अब मुझे ये पता लगाना है कि 2 वोल्ट का नुकसान कहां हो। इज दैट ओके? यहां तो समझ में आया सबको? एक बच्चा पूछा है, सर जी आप ये बता दीजिए कि यूपी बोर्ड के सिलेबस में विद्युत शक्ति वाले टॉपिक को हटा दिया है क्या? अभी तो हम बेटा पूरा टॉपिक पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। कोई टॉपिक अगर हटा दिया है तो इस साल नहीं पढ़ेंगे, पिछले साल के, और किसी बोर्ड में मान लो टॉपिक आ रहा है तो पिछले साल भी तो पढ़ा रखा है, वहां से आप पढ़ सकते हो। ये सब छोड़ो, दिमाग से निकालो, अब इधर तो बात यह है कि 2 वोल्ट का नुकसान कहां। अब उसके ऊपर चलते हैं। ये बैटरी है, अब आपको थोड़ा यहां पर ध्यान सुनना पड़ेगा मेरी बात। बैटरी क्या करती है आपको ये पता होना चाहिए। बैटरी इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रदान नहीं करती, सही है। अगर आप में से कोई बच्चा ये सोचता है कि बैटरी जो है वो आवेश प्रदान करती है, तो बच्चा गलत सोच रहा है। आज के आज ही लिख दो कि बैटरी किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश प्रदान नहीं करती है, बैटरी किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश प्रदान नहीं करती है, बैटरी किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश प्रदान नहीं करती है। बैटरी आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। अगर बैटरी आवेश प्रवाहित करती, तो एक बात बताओ, लकड़ी है, लकड़ी के अंदर अगर हम बैटरी लगाएं तो धारा प्रवाहित होनी चाहिए। अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि बैटरी आवेश प्रवाहित करती है, तो लकड़ी में करंट फ्लो करनी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगी, वो इलेक्ट्रॉन चलेंगे,
और उन इलेक्ट्रॉनों के चलने से धारा प्रवाहित हो जाएगी लकड़ी के अंदर से। अगर बैटरी आवेश देती तो लकड़ी में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती। और बैटरी केवल लोहे के अंदर या चालक के अंदर ही क्यों करंट प्रोवाइड करवा पाती है? कारण है उसके पीछे, लोहे के पास खूब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं और वो खूब सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन अंट शंट इधर उधर भाग रहे हैं। बैटरी क्या करती है, उन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में चलाना शुरू कर देती है। बैटरी प्लस माइनस बना देती है ऐसे। और इस प्लस माइनस की मोहब्बत में आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले टॉपिक में बैटरी के रोल को बहुत अच्छे से समझा है, मैंने बहुत डीप में पढ़ाया है। क्या सीखा आपने वहां पे कि बैटरी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को बनाए रखती है पूरे सर्किट के अंदर। वो इलेक्ट्रॉन किसके हैं? बैटरी के थोड़ी है, वो इलेक्ट्रॉन चालक के हैं। बैटरी एक ही काम करती है कि इलेक्ट्रॉन को धड़ 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 पूरे सर्किट के अंदर घुमाती रहती है। और वो इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं? चालक के ही होते हैं। तो बैटरी आवेश के प्रवाह को बनाए रखती है। और आवेश के प्रवाह को कैसे बनाए रखती है? विभवांतर की सहायता से। समझ रहे हो बात को? बैटरी के रोल को पढ़ना है तो मेरा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टॉपिक है उसको ध्यान से पढ़ लो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा बिना किसी दिक्कत के। सही है? तो जितने बच्चे यहाँ पे क्लास में इस कंसेप्ट को सीख रहे हैं, क्या उनको ये बात समझ में आ चुकी है अभी के अभी कि बैटरी का एक ही काम है, आवेश के प्रवाह को बनाए रखना, बनाए रखना, बनाए रखना, बनाए रखना। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है, धारा कैसे जा रही है? इस तरफ जा रही है। तो धारा अगर इस तरफ जा रही है तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन भी तो चलेगा। अगर धारा इस तरफ जा रही है तो इलेक्ट्रॉन भी तो चलेगा। तो समझना, धारा इस तरफ जा रही है मतलब इलेक्ट्रॉन इसका उल्टा चल रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से लेकर के इधर पूरा घुमाने का काम किसका है? बैटरी का है। आई बात समझ में? पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन को घुमाए रखना, घुमाए रखना, घुमाए रखना, घुमाए रखना, घुमाए रखना, ये काम कौन करता है? बैटरी करती है। जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके रास्ते में रुकावट आती है, उस रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। और जो प्रतिरोध है मल्टीप्लाई बाय जितनी भी धारा बह रही है उससे विभवांतर उत्पन्न होता है। या फिर आई धारा को आर प्रतिरोध में से गुजारना है तो उसके लिए हमें विभवांतर बनाना पड़ता है। कैसे भी समझो उस बात को। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो अभी तक मेरे जितने बच्चे यहाँ पे 500 प्लस बच्चे देख रहे हैं कि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया है कि बैटरी आवेश को इकट्ठा होने से रोकती है। आपको पता है कि अगर यहाँ पे आवेश इकट्ठा हो गया तो फिर वो आपके विद्युत क्षेत्र को कैंसिल कर देगा। बहुत अच्छे से मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ा रखा है, और जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है उसको देखना चाहिए इस साल का, इस सेशन का। तो बैटरी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को बनाए रखती है। ठीक है, तो आप अब समझना, अब यहां पे मैं कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहा हूं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह यहां भी हो रहा है बाह्यतम सर्किट में, और एक और जगह है जहां भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है बट हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। सुनो, इलेक्ट्रॉन बाह्यतम परिपथ में तो घूम ही रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन, आराम समझते हैं, इस तरफ, इधर देखो, इधर देखो बेटो, सबको सब खटाक से देखो। धारा यहां से निकलेगी मतलब इलेक्ट्रॉन उल्टा चल रहा है। तो आपका इलेक्ट्रॉन किस प्रकार चल रहा है? यूं चल रहा है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चला 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 यहां पहुंचा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल पर पहुंचा तो अब वो इलेक्ट्रॉन यहां से इधर भी तो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर वाले परिपथ में भी घूम रहा है। और अगर आप देखें तो बैटरी के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ जा रहा है। सही है? बाहर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है और अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। दिख रहा है? सबको समझ में आ रहा है? वापस से एक बार, कम ऑन, फिर से यार। कंसेप्ट तो ऐसा है ना कि इसको जितनी बार समझाएं उतना कम है। इसलिए कुछ लोग ऐसे भी समझाते हैं इस कंसेप्ट को कि धारा को बहना दो जगह से है। एक तो धारा को, ये बाह्य परिपथ है, ये बाह्यतम है, बाह्यतम, ये बाह्य है, और सेल के अंदर आंतरिक है।
अगर धारा की बात करें तो धारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलती है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, जैसा भी आप बोलना चाहो। मैंने यहां पे क्या कर दिया, धारा ऐसे चलेगी, इलेक्ट्रॉन उल्टा चलेगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन उल्टा चलेगा, मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप करंट की बात कर लो तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम सर्किट में कहां से कहां जा रहा है, माइनस से प्लस, और अंदर इधर से इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट चल रहा है। तो मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये है यहां पर, जो आपको समझाना चाह रहा हूं मैं, कि यहां से विद्युत धारा निकल रही है, इसका मतलब करंट ऐसे चल रही है तो इलेक्ट्रॉन उसका विपरीत चल रहा है। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं पूरी तरह से। अगर आपका इलेक्ट्रॉन यूं चल रहा है तो बाहर वाले तार के अंदर से भी चल रहा है, और जब आपका इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा इस टर्मिनल पे, तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक भी जा रहा है और फिर से बाह्यतम सर्किट में चल रहा है। मतलब मोटी मोटी बात यह है कि आपका इलेक्ट्रॉन बाहर वाले सर्किट में भी चल रहा है और बैटरी के अंदर भी चल रहा है। और बैटरी के अंदर की कहानी तो आपको पता है कि बैटरी के अंदर की कहानी में एक होता है आपका एनोड, एक होता है आपका कैथोड। डैनियल सेल के केस में आप जानते हो ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। विद्युत रसायन में आपने बहुत डीप में पढ़ रखा है। तो मान लो ये आपका एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये आपका बाह्यतम प्रतिरोध है, जिसको आप बल्ब भी बोल सकते हो। तो आप समझने की कोशिश करना, इस बाह्यतम प्रतिरोध के अंदर भी आपकी करंट चल रही है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, और यहां से यहां भी आपके इलेक्ट्रॉन और करंट चल रही है। तो ये वाला हिस्सा वो हिस्सा है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, आप केवल बाहर वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। धारा के मार्ग में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। तो एक्चुअल में दिमाग लगाओ, यहां पे दो प्रकार का प्रतिरोध है, समझो। एक प्रतिरोध वो है जो बाहर वाले सर्किट में है, बल्ब हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, कूलर हो गया, कुछ भी हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन जब तक पूरा राउंड नहीं लगाएंगे तब तक तो परिपथ पूरा हो नहीं सकता। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है, उसके रास्ते में रुकावट बाहर वाला प्रतिरोध। और जब वो बैटरी के अंदर से जाएगा, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जंप करेगा, उस समय जो प्रतिरोध है वो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और इस प्रतिरोध को हम भूल गए। बाहर वाला प्रतिरोध जो है, मान लो कैपिटल आर है, तो अंदर वाला जो प्रतिरोध है वो स्मॉल आर है। आप बोल रहे थे कि मैंने सेल 10 वोल्ट का लेकर के आया मार्केट से, तो मुझे 10 का 10 वोल्ट इस पे चाहिए, पर ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर वाला प्रतिरोध के साथ साथ सेल के या बैटरी के अंदर भी प्रतिरोध है। तो मान लो सेल ने आई करंट भेजी, तो जब वो आई करंट गई तो वो इस प्रतिरोध के ऊपर आई इंटू कैपिटल आर के रूप में विभवांतर आया। और जब वो सेल के अंदर चल रही है तो आई इंटू स्मॉल आर के रूप में विभवांतर आया। जो ये आई इंटू कैपिटल आर के रूप में विभवांतर आया वो 8 वोल्ट था, और जो सेल के अंदर नुकसान हुआ वो 2 वोल्ट था। तो ऐसे 8 और 2 मिल करके बैटरी का बन रहा है 10 वोल्ट। दैट्स इट। अब कमेंट करके बताओ कि यहां तक आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया हो, तो मैं इस पे ज्यादा टाइम खराब नहीं करूं और सीधा आगे बढ़ूं। और अगर समझ में नहीं आया तो एक दो बार और अच्छे समझाऊंगा आपको। ओके, कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है ना बेटा। सब बच्चे कमेंट करेंगे, जितने बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं कि हाँ सर हमको समझ में आ गया, इससे आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हो, या फिर एक बार वापस समझाओ तो मैं ये पूरी चीज आपको थोड़ी सी अलग अप्रोच के साथ वापस क्लियर करता हूं। मक्खन मक्खन क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, यस यस यस, मक्खन क्लियर 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 क्लियर। एक बार फिर समझाओ, वंस अगेन, वंस मोर, वंस मोर। ठीक है, मिला जुला रिस्पॉन्स है, एक बार वापस समझ लेते हैं। ये तुम्हारी बैटरी है, ये तुम्हारा बल्ब है, बल्ब बल्ब। ठीक है, अब आराम समझना, बहुत बढ़िया समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। बाकी तो फिर ऊपर वाले की कृपा है, जितना आएगा समझ में उतना ही आएगा, बाकी तो का ही बोले। अब हम एक
बढ़िया से वैल्यू के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। हम मार्केट में गए, आराम समझो सब कुछ वापस। हम मार्केट में गए, ससुरा 12 वोल्ट की बैटरी खरीद के लेके आए, ठीक है। मार्केट में गए, हमने पैसा खर्च किया, 12 वोल्ट की बैटरी खरीद के लेके आए। हमने बल्ब लगाया, बल्ब लगाया हमने बल्ब के साथ में एक वोल्टमीटर लगा दिया ताकि हमको पता चले कि ये जो बल्ब है ये कितना वोल्ट था इस पे आ रही है, और कितनी करंट जा रही है उस करंट का पता लगाने के लिए हमने क्या किया, यहां पर एक एमीटर लगा दिया, ठीक है। ये जो बल्ब हम खरीद के लेके आए थे, इस बल्ब का प्रतिरोध 4 ओम था। कितना प्रतिरोध था इसका? 4 ओम था, ठीक है। हम 12 वोल्ट का बैटरी लेकर के आए तो हम ये सोच रहे थे कि हमारे को बल्ब पे कितना वोल्टेज मिलेगा, 12 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। हमने वोल्ट मीटर में चेक किया, एमीटर में चेक किया, सुनना बहुत मजा आएगा। यहां से जो करंट जा रही थी वो एमीटर में निकल के आई 2 एम्पियर। अब 2 एम्पियर करंट अगर इधर जाती है तो आपको पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू कैपिटल R। 2 एम्पियर करंट गई 4 ओम में से, तो कितना वोल्ट बना, 8 वोल्ट बना। तो यहां पे इस बल्ब पे कितना वोल्टेज आया, 8 वोल्ट आया। हम तो भैया 12 वोल्ट की बैटरी खरीद के लेके आए थे, फिर हमको हमारे बल्ब के ऊपर 8 वोल्ट क्यों मिल रहा है? अब जाके हम दुकानदार का सर फोड़ेंगे, उससे बेहतर है हम थोड़ी फिजिक्स पढ़ लें, तो हमारी लड़ाई नहीं होगी दुकानदार से। होता नहीं है ऐसा, भाई तूने हमारे को खराब बैटरी दे दी, हम तो 12 वोल्ट सोच के लेके गए थे, हमारे को तो 8 वोल्ट ही मिल रहा है। तो दुकान वाला तुम्हारे माथे पे वो बैटरी मारेगा और तुम्हारे को बैठ के फिजिक्स पढ़ाएगा। वो दिन नहीं आए, इसलिए मैं आज समझा देता हूं। बैटरी का 2 काम है। बैटरी का काम ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन देना, बैटरी का काम है पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन घुमाना। तो समझना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, या मान लेते हैं यहां से करंट निकली, इलेक्ट्रॉन उल्टा चलता है आपको पता ही है। मान लो यहां से इसी का इलेक्ट्रॉन यहां से घूम करके, यहां से घूम करके, यहां से घूम करके, इधर से घूम करके, इधर से घूम करके, यहां से घूम करके यहां तक आया। इलेक्ट्रॉन के रास्ते में जो भी रुकावट उत्पन्न हुई कितनी है, 4 ओम है प्रतिरोध। अब आपके इलेक्ट्रॉन को अब यहां देखते हैं जूम करके, है ना। अब आपके इलेक्ट्रॉन को एक बैटरी का टर्मिनल से बैटरी के दूसरे, ये तो बाहर का परिपथ है, अब आपके इलेक्ट्रॉन को बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक भी तो जाना है, क्योंकि जब तक आपका पूरा इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट में नहीं घूम लेगा तब तक तो करंट फ्लो नहीं कर सकती। तो इलेक्ट्रॉन निकला, पूरे सर्किट में घूमा, बाहर घूमा, उसके रास्ते में रुकावट आई 4 ओम। जब बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच में जाएगा तो यहां के लोग भी तो उसके लिए रुकावट उत्पन्न करेंगे। तो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉनों के चलने के लिए जो रुकावट है उसका नाम है आंतरिक प्रतिरोध। और इस वाले सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। मतलब जो सर्किट आप देख रहे हो एक्चुअल में सर्किट कुछ इस प्रकार का है, समझना कि बाहर आपने प्रतिरोध लगा रखा है 4 ओम का, वोल्टमीटर लगा रखा है, वो सब तो ठीक है, एमीटर लगा रखा है वो भी ठीक है, बट बैटरी जो आपने लगा रखी है, एक्चुअल में बैटरी का खुद का भी एक प्रतिरोध है जिसको मैं छोटे वाले आर की सहायता से दिखा सकता हूं, और वो कितना है, 2 ओम है। राइट, सही है। अब आप मेरी बात समझना, बैटरी से 12 वोल्ट ही निकला था, करंट कितनी गई, 2 एम्पियर। वो 2 एम्पियर करंट इस 4 ओम में से गई तो I इंटू कैपिटल आर कितना हो गया, 2 इंटू 4 बराबर 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट का नुकसान कहां, 8 वोल्ट कहां हो गया, यहां पे आ गया। वो 2 एम्पियर इधर आई, जब वो 2 एम्पियर सेल के अंदर से गुजरी तो वहां सेल ने उसके लिए रुकावट उत्पन्न करी 2 ओम के बराबर। तो इस जगह पर कितनी वोल्टता का नुकसान हुआ, V इज इक्वल टू, इसको छोटा वाला आर कह रहे हैं ना, I इंटू स्मॉल आर, 2 एम्पियर करंट 2 ओम बोले तो 4 वोल्ट। यस नो, अब तो आ गया समझ में।
2 ओम मैंने मान लिया बेटा, एग्जाम्पल समझाने के लिए तुम्हारे को मान लिया एग्जाम्पल के हिसाब से कि भाई 8 ओम यहां पर 8 वोल्ट यहां मिला, तो बचा हुआ 4 वोल्ट का नुकसान कहां हो गया? बैटरी के अंदर। और बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के कारण वहां पर भी वोल्टेज का नुकसान होगा। इसीलिए जो आप 12 वोल्ट की बैटरी लेकर के आए थे वो 8 वोल्ट की तरह काम कर रही है, क्योंकि 4 वोल्ट का नुकसान उसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध के रूप में भी हो रहा है। एकदम सिंपल है यार, एकदम सिंपल है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। आगे समझ में? अब इसको थोड़ा सा एक और तरीके से समझते हैं वापस से। ये आपका है बाह्य प्रतिरोध। ये आपकी है बैटरी। ये आपका है आंतरिक प्रतिरोध। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बैटरी के साथ में दिखाते हैं और इस तरह से बॉक्स में बंद कर देते हैं। मान लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, ठीक है, मान लेते हैं ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, यहां से आई करंट निकलती है। ये बैटरी 12 वोल्ट देना चाहती है, यहां बाह्यतम प्रतिरोध पे 8 वोल्ट मिल रहा है और आंतरिक प्रतिरोध पे कितना नुकसान हो रहा है? 4 वोल्ट का नुकसान हो रहा है। आपको पता है, पूरी कहानी अच्छे से पता है। करंट कितनी गई है? 2 एम्पियर करंट गई है। इसका प्रतिरोध कितना है? 4 ओम है। इसका प्रतिरोध कितना है? 2। यहां तक की कहानी। ये एक एग्जांपल पकड़ लो, इस एग्जांपल से मैं पूरी चीज क्लियर कर दूंगा। बैटरी की ताकत थी 12 वोल्ट देने की। बैटरी ने कहा ठीक है, मेरी ताकत है 12 वोल्ट दे सकती हूं। शुरू हुआ कार्यक्रम, करंट निकली। बाह्य प्रतिरोध का 8 वोल्ट क्यों मिला? क्योंकि करंट गई थी 2 एम्पियर और उसका प्रतिरोध था 4 ओम। तो बाहर कितना मिला? 8 वोल्ट मिला। प्लस जब करंट बैटरी के अंदर से गई तो आंतरिक प्रतिरोध में भी नुकसान हुआ और उस नुकसान था 2 इंटू 2 4 वोल्ट। तो 12 वोल्ट दो जगह बट गया। एक तो 8 वोल्ट जो आपको मिला बाह्य प्रतिरोध पर, और एक 2 वोल्ट जो आंतरिक प्रतिरोध पर वेस्ट हो गया, या आप कह सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध पर नुकसान हो गया। जो मानना है मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, कंसेप्ट समझ लो बस। कंसेप्ट समझ लो बस। जितना बैटरी की मैक्सिमम पावर है, जितना बैटरी दे सकती है अधिकतम, उसको बोलते हैं ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल में बल लिखा हुआ है बट वो एक्चुअल में वोल्टेज है। विद्युत वाहक बल, बैटरी जितना दे देती है या दे पाती है बाह्यतम प्रतिरोध पर, वो है टर्मिनल वोल्टता। और जो नुकसान हो गया यह है आंतरिक प्रतिरोध पर वेस्ट। ईएमएफ को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे, है ना? हाँ, 4 वोल्ट आएगा। बहुत से बच्चों को दिक्कत हो गई, सर 4 वोल्ट नहीं लिखा सर ने गलती कर दी, पकड़ लो सर को। चलो, ईएमएफ को हम ई से प्रदर्शित करते हैं ऐसे। ये क्या है? आई इंटू कैपिटल आर, आई इंटू कैपिटल आर, प्लस ये क्या है? आई इंटू स्मॉल आर। आंतरिक प्रतिरोध को अपन स्मॉल आर से प्रदर्शित कर रखे हैं। इसमें जो आई इंटू कैपिटल आर है, ये क्या है? टर्मिनल वोल्टता। यहां से आप टर्मिनल वोल्टता को क्या लिख सकते हो? ईएमएफ माइनस आई इंटू स्मॉल आर। इस चीज को समझना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है।
बाह्यतम प्रतिरोध पर कितना मिलेगा? 8 वोल्ट मिला। बाह्यतम प्रतिरोध पर कितना मिलेगा? जितना बैटरी दे सकती थी माइनस जितना उसका आंतरिक प्रतिरोध खा गया। बैटरी 12 वोल्ट दे सकती थी, आंतरिक प्रतिरोध 4 वोल्ट खा गया, तो बाहर कितना मिला? 8 वोल्ट। तो बाहर जो मिला टर्मिनल वोल्ट था। बैटरी जो दे सकती थी ईएमएफ ई, जो चीज का नुकसान हो गया आई इंटू स्मॉल आर, जिसमें स्मॉल आर क्या है? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। कंसेप्ट को अगर समझें तो बहुत आसान है, बस सीक्वेंस में समझना पड़ता है सब कुछ। मजा आ गया? बताओ कमेंट करके, मजा आया? इस फॉर्मूले को समझने में दिक्कत तो नहीं हुई किसी भी बच्चे को? अब एक परिभाषा बना रखी है विद्युत वाहक बल की, वो बताऊंगा मैं आपको अभी ना। विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता की एक परिभाषा बना रखी है, उस परिभाषा की बात करेंगे अभी। ठीक है, बढ़िया। ये आपका बाह्यतम प्रतिरोध है कैपिटल आर, ये आपकी बैटरी है, और उस बैटरी के साथ ही चिपका हुआ है, चिपका हुआ उसके अंदर ही है ना। बैटरी से बाहर दिखा रहा हूं मैं, बट बैटरी के बाहर है नहीं, वो बैटरी के अंदर ही है। कौन कौन है बैटरी के अंदर? आंतरिक प्रतिरोध। ये कुंजी है। एक बात बताओ, मैं इस बैटरी को काम में ही नहीं ले रहा, ये दुकानदार के पास ऐसे ही पड़ी हुई है फालतू। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेफिनेशन पे आ रहा हूं मैं ना, इंपॉर्टेंट है, समझने का है सब कुछ। मैं बैटरी को काम में ही नहीं ले रहा, बैटरी दुकानदार के पास ऐसे ही पड़ी हुई है। जब बैटरी काम में नहीं आ रही है तो बैटरी के सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा? जितना बैटरी की मैक्सिमम पावर है, 12 वोल्ट। जब बैटरी काम में ही नहीं आ रही है तो उसके सिरों पर कोई लॉस ही नहीं है, बैटरी काम में ही नहीं आ रही, यूज ही नहीं आ रहा बैटरी का। तो बैटरी का यूज ही नहीं आ रहा, तो जो उसकी मैक्सिमम क्षमता है उतना विभवांतर होगा उसके सिरों पर। तो जब बैटरी काम में नहीं आ रही, मतलब जब खुला परिपथ है, खुला परिपथ, तो जब बैटरी काम में नहीं आ रही तो उसके सिरों पर जो विभवांतर है, सिरे मतलब ये वाले सिरे, इसकी बात कर रहा हूं, इन सिरों पर जो विभवांतर है वो कितना होगा? बहुत सिंपल है, विद्युत वाहक बल के बराबर ईएमएफ ई के बराबर, और हमारे केस में बोले एग्जाम्पल के तौर पे 12 वोल्ट। दैट्स इट। तो जब आपकी बैटरी काम में नहीं आ रही है उस समय उसके सिरों पर जो विभवांतर है वो उसकी मैक्सिमम पावर है, और उसी को हम विद्युत वाहक बल बोलते हैं। आपने जैसे ही बैटरी को यूज करना शुरू कर दिया, ये 12 वोल्ट में से 4 वोल्ट यहां चला जाएगा और 8 वोल्ट इसके पास पहुंचेगा। तो जैसे ही आपने बैटरी को काम में लेना शुरू कर दिया, 12 वोल्ट तो बैटरी की पावर थी, पर 4 वोल्ट का नुकसान उसके अंदर ही हो गया। तो अब उसके सिरों पे कितना बचा? 8 वोल्ट। और अब जो उसके सिरों पे बचा वो है टर्मिनल वोल्टता। तो जब बैटरी काम में आ रही है, मतलब बैटरी बंद परिपथ में है, तो आपको लग तो रहा था कि 12 वोल्ट बाहर आएगा, पर बैटरी के अंदर ही 4 वोल्ट का नुकसान हो गया, और बैटरी के जस्ट बाहर निकलते वक्त वोल्टेज कितनी हो गई? 12 में से 4 गए, 8 वोल्ट। तो जैसे ही बैटरी काम में आएगी, बंद परिपथ होगा, वहां पे जो विभवांतर आएगा बैटरी के टर्मिनलों पर वो किसके बराबर होगा? टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगा। हमारे केस में V और आप बोले तो 8 वोल्ट एग्जाम्पल के तौर पे।
बैटरी को यूज करते ही उसके अंदर आंतरिक प्रतिरोध के रूप में नुकसान हो जाएगा और बैटरी के टर्मिनल पे आपको 12 में से 4 माइनस करके मिलेगा डायरेक्ट 8 वोल्ट। तो बुक्स के अंदर ये परिभाषा लिख रखी है बेटा, पहली परिभाषा बुक में लिखी हुई है कि जब बैटरी काम में नहीं आ रही है उस समय उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल के बराबर है। जैसे ही बैटरी को काम में लेना शुरू किया तुम कुछ नहीं कर सकते, अंदर आंतरिक प्रतिरोध पे नुकसान होगा और उसके बाद में जो बाहर निकलेगा वो माइनस होके बाहर आएगा कितना 8 वोल्ट, और उसको आप किसका नाम दोगे, टर्मिनल वोल्टता का नाम दोगे। फॉर्मूला आपको पता ही है ना अच्छे से, E इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, ये किसके बराबर है देख लो, E बराबर V प्लस आई आर। करंट जीरो होगी तभी E बराबर V होगा, मतलब अगर इस सेल को काम में नहीं ले रहे हो तभी इसके सिरों के मध्य विभवांतर 12 वोल्ट होगा। काम में लेने की कोशिश करी तो कोशिश करते ही जो विभवांतर है वो माइनस होकर के आएगा और उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टता। मक्खन हो गया एकदम। ये परिभाषा समझ में आ गई आपको कि जब सेल काम में नहीं आ रहा है तो मैक्सिमम वोल्टता रहेगी, मैक्सिमम विभवांतर रहेगा, उसी को हम विद्युत वाहक बल बोलते हैं। जैसे ही सेल को काम में लेना शुरू किया आपका नुकसान हो जाएगा और उसके बाद जो बचा कुछ आपको मिलेगा वो टर्मिनल वोल्टता है। जैसे वो होता नहीं है कि मान लो सरकार ने सड़क बनाने के लिए 100 रुपए भेजे, तो पता है 100 रुपए कब तक है, जब तक वो सरकार के पास है। जैसे ही सड़क बनाने के लिए 100 रुपए अलॉट हुए और वो सिस्टम में से गुजरे तो पक्की बात है हमारा करप्शन उसको खा जाएगा और लास्ट में 80 रुपए पहुंचेंगे, 20 रुपए का बीच में क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार। होता ही है भाई, ये तो होता ही है, ये तो कितना ही कर लो आप, कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो खाएगा ही खाएगा, भ्रष्टाचार हो, राइट। तो जब तक पैसे रिलीज नहीं हुए तब तक तो मैक्सिमम सो रहेंगे, जैसे ही एक बार रिलीज हो गए पक्की बात है भ्रष्टाचार होगा ही होगा और जनता तक बहुत कम पहुंचेगा। तो जो सरकार देना चाहती है वो ईएमएफ है, जो भ्रष्टाचार हो गया वो आंतरिक प्रतिरोध पे नुकसान आईआर है, और जो जनता तक पहुंचा वो टर्मिनल वोल्टता वी है। तो जब तक प्रोजेक्ट अलॉट नहीं हुआ, जब तक प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ तब तक जो पैसा अलॉट हुआ था वो 100 रुपए। जब तक सेल को काम में नहीं लिया तब तक उसके, जब सेल काम में नहीं आ रहा खुला परिपथ है तब तक जो विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल है। जैसे ही प्रोजेक्ट अलॉट हुआ करप्शन हो जाएगा खटाक से और जो मिलेगा वो टर्मिनल वोल्टता है। जैसे ही सेल को काम में लेना शुरू किया वैसे ही आंतरिक प्रतिरोध में नुकसान होगा और सीधा जो बाहर निकलेगा सिरों के मध्य विभवांतर वो किसके बराबर होगा, टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगा। अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। सही है, खुला परिपथ बंद परिपथ सब कुछ क्लियर हो गया। आप एक टॉपिक पढ़ोगे आने वाले समय में, उस टॉपिक का नाम पता है क्या है, उस टॉपिक का नाम है विभव मापी। विभव मापी आपको बेहतर तभी समझ में आ सकता है जब आपको पता हो कि ईएमएफ की परिभाषा क्या है और टर्मिनल वोल्टता की परिभाषा क्या है। ईएमएफ की परिभाषा यह है कि जब आपका सेल काम में नहीं आ रहा है तब जो विभवांतर है वो विद्युत वाहक बल है, और जब आपका सेल या बैटरी काम में आ रही है तब जो विभवांतर है वो टर्मिनल वोल्ट है। अगर ये दोनों बातें आपको पता है तो बेस्ट है, ये दोनों बातें आपको नहीं पता विभव मापी समझ में नहीं आएगा। कमेंट करके बताइए क्रिस्टल क्लियर है, सही है एकदम कॉन्सेप्ट, और एक आध फॉर्मूले और बन जाते हैं यहां से। एक बात बताओ, अब इसको थोड़ा सा फॉर्मूले के फॉर्मेट में देख लें मतलब अच्छे से, है ना, एक बार अच्छे से और देख लेते हैं। अब तो आप लोगों को बेहतर समझ में आ ही गया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो आप खींचोगे आराम से मेरे साथ साथ। अब बस इस टॉपिक खत्म करने का समय आ गया, मैंने बहुत बार 3 4 6 बार आपको समझा दिया है, एक बार लास्ट बार और प्रयास कर रहा हूँ, उसके बाद फिर अगली क्लास में अपन सीधा इसके डेरिवेशन के ऊपर ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बताइए।
बताओ, क्लियर? आगे बढ़े, चलो अब पूरा डेरिवेशन करते हैं इसका एक बार अच्छे से वापस। बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल आर, इसमें आपका सेल या जो आप कनेक्ट कर रहे हो बल्ब वगैरह वो हो सकता है। बैटरी है, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बैटरी के साथ ही दिखाते हैं। उसको अलग से नहीं दिखाते, उसको ऐसे बॉक्स में बंद करके साथ में दिखाते हैं। बैटरी जो अधिकतम दे सकती है वो विद्युत वाहक बल है। जितना इन भाई साहब तक पहुंच रहा है वो टर्मिनल वोल्ट तक V है। मान लो करंट जा रही है स्मॉल। तो बैटरी जो अधिकतम दे सकती है उसका नुकसान दो जगह हो रहा है। एक तो बाह्य प्रतिरोध पे हो रहा है I इंटू कैपिटल R के रूप में, और एक हो रहा है आंतरिक प्रतिरोध पे, जब करंट यहां से यूं जा रही है तो एक हो रहा है I इंटू स्मॉल r के रूप में। तो एक फॉर्मूला हम यहां से बना लेते हैं कि E इज इक्वल टू, ये ऐसे बना लेते हैं अपन। और ये जो, एक मिनट चलो रुको, एक मिनट रुको, शांति। I इंटू कैपिटल R ये क्या है? टर्मिनल वोल्ट था। लिख देता हूं यहां पे, ये है टर्मिनल वोल्ट था। तो E इज इक्वल टू हो गया I इंटू कैपिटल R की जगह आपने लिख दिया V प्लस IR, है ना? समझना आराम से ना, टाइम है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। ये है विद्युत वाहक बल, ये है टर्मिनल वोल्ट था, पता है ना तुमको अच्छे से? यही तो है ये। यहाँ पे जो वोल्टता है V इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल, इस पर जो वोल्टता है वही क्या है? टर्मिनल वोल्टता है एक तरह से। आई क्या है? परिपथ की धारा, और छोटा वाला आर क्या है? बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। बैटरी या सेल भी ले सकते हो आप। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध, राइट? क्लियर? ठीक है, कौन फरमाइएगा, मजा आएगा। अब यहां से I इंटू स्मॉल आर बराबर आप लिखिए E माइनस वी। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर क्या आ रहा है? E माइनस वी अपॉन आई। अब I क्या है? I परिपथ की विद्युत धारा है। यहां से हम I का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? V अपॉन कैपिटल आर, जिसमें कैपिटल आर क्या है? बाह्य प्रतिरोध। ये फॉर्मूला हम यहां पुट कर देते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर आ रहा है विद्युत वाहक बल माइनस टर्मिनल वोल्टता डिवाइड बाय टर्मिनल वोल्टता अपॉन आर, क्योंकि आई क्या है? परिपथ की धारा, जिसको हम V अपॉन कैपिटल आर लिख सकते हैं यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। आर ऊपर चला जाएगा, यहां से फॉर्मूला बन के आ रहा है आंतरिक प्रतिरोध का। वो फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू E माइनस वी अपॉन वी इंटू कैपिटल आर। इस फॉर्मूले को याद कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और आपको अच्छे से पता होना चाहिए इस फॉर्मूले में कौन क्या है। आंतरिक का मतलब होता है बैटरी के अंदर, है ना बेटा? एक बच्चा पूछ रहा है आंतरिक का मतलब क्या है गुरुजी? तो आंतरिक का मतलब है बैटरी के अंदर है। तो बैटरी के अंदर जो प्रतिरोध होता है उसको आंतरिक कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। कौन क्या है पता होना बहुत जरूरी है। आर है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो बैटरी के अंदर का जो पदार्थ है वो प्रतिरोध लगाएगा उसके ऊपर। आपको पता है कि चालक के अंदर जब विद्युत धारा जाती है तो जो कर्नल होते हैं वो प्रतिरोध लगाते हैं, आपने पढ़ रखा है पहले। तो बैटरी के अंदर भी तो जो आयन है वो प्रतिरोध लगाएंगे, और इलेक्ट्रॉन को तो बाहर भी घूमना है अंदर भी घूमना है, पूरे सर्किट में घूमना है, तभी तो करंट फ्लो करेगी। तो बाहर भी प्रतिरोध है अंदर भी प्रतिरोध है, अंदर के प्रतिरोध का नाम है आंतरिक प्रतिरोध। दैट्स द लॉजिक। आंतरिक प्रतिरोध लिख लो, आलस नहीं है, फटाफट। आंतरिक प्रतिरोध ई विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता। आर क्या है? बाह्य प्रतिरोध, जो बाहर लगा रखा है।
ये भी फॉर्मूला निकल करके आया बाह्य प्रतिरोध। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस फॉर्मूले को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट में याद रखना, क्योंकि जब समय आएगा ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा विभवमापी के अंदर। दो कंसेप्ट यूज करूंगा। पहला कंसेप्ट, जब सेल काम में नहीं आ रहा होता है तो विद्युत वाहक बल, जब सब सेल काम में आ रहा होता है तो टर्मिनल वोल्टेज। और फॉर्मूला याद रखना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बराबर E - V अपॉन V इंटू R, जहां R है बाह्य प्रतिरोध जो आपने बाहर लगा रखा है। 3 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, जितनी बार रिवाइज करना हो कर लेना। 3 साल के वीडियो बना रखे हैं, सब देख के रख लेना, बट ये कंसेप्ट पकड़ के रखना, अदरवाइज विभवमापी समझ में नहीं आएगा। ना केवल विभवमापी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आपके प्रैक्टिकल में भी आएगा, टीचर वाइवा भी लेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ओके, अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर डिपेंड करता है वो मैं आपको बताता हूं। तो आप हेडिंग लगाएं, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, है ना, अभी आते हैं उसके ऊपर। उससे पहले एक और परिभाषा है विद्युत वाहक बल की, वो सुन लो। विद्युत वाहक बल की परिभाषा है कि एक कूलाम आवेश को, ये बात बताओ E क्या है? E बराबर है IR प्लस I इंटू स्मॉल r। मतलब जो भी बैटरी की ताकत है वो यहां भी है और यहां भी है। तो एक और परिभाषा है, स्टैंडर्ड परिभाषा है कि एक कूलाम आवेश को परिपथ के एक बिंदु से पूरे परिपथ में घुमाने पर बैटरी समेत जो कार्य करना पड़ता है वो है विद्युत वाहक बल के बराबर। बहुत सिंपल है यार, आपको पता है विभवांतर V बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। तो Q अगर 1 कूलाम है तो V बराबर क्या होगा? W होगा। विभवांतर आपको अच्छे से पता है, इसका विभवांतर 2 जगह जाता है, एक तो यहां पर और एक यहां पर, और वही विभवांतर किसके बराबर है? कार्य के बराबर है। तो परिभाषा इन्होंने ऐसे बना रखी है कि एक कूलाम आवेश को परिपथ के एक बिंदु से स्टार्ट करो, यहां तक लेके जाओगे तो जो कार्य करना पड़ेगा वो विभवांतर के बराबर होगा। यहां के घुमा के वापस लेके आए, बैटरी के अंदर भी जाना है, बैटरी के अंदर जाओगे तो कार्य करना पड़ेगा विभवांतर के बराबर। बैटरी के अंदर कितना नुकसान होगा? I इंटू स्मॉल r। बाहर कितना नुकसान होगा? I इंटू कैपिटल R। इन दोनों को जोड़ने पर ही क्या आता है? E आता है। तो परिभाषा सही है कि अगर आप एक कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में घुमाओ बैटरी समेत तो जो कार्य करना पड़ेगा उसे हम कहेंगे विद्युत वाहक बल के बराबर। जो बच्चा इसका फील ले लेगा उसे 1% भी कंफ्यूजन नहीं होगा। वापस से एक बार समझो, W बराबर होता है W अपॉन Q। Q अगर 1 कूलाम है, V बराबर होगा Q, मतलब कार्य विभवांतर के बराबर है। आपको अच्छे से पता है E है IR प्लस IR, ये भी विभवांतर है जो बाह्य प्रतिरोध पर है, ये भी विभवांतर है जो आंतरिक प्रतिरोध पे है, और दोनों मिलाकर के विद्युत वाहक बल के बराबर है लॉजिकली। तो और ये कार्य के बराबर भी है, ये भी कार्य के बराबर है। तो क्या आपने एक कूलाम आवेश कर दिया है, तो जो विभवांतर है वही कार्य है। तो ये कार्य है बाह्य प्रतिरोध में घुमाने का, ये कार्य है अंदर घुमाने का। और परिभाषा क्या बोल रही है? एक कूलाम आवेश को बाहर भी और बैटरी के अंदर भी घुमा करके वापस उसी पॉइंट पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो विद्युत वाहक बल के बराबर है। मतलब बात को घुमा करके कह रहा है, बाकी कंसेप्ट एक ही है, परिभाषा एक ही है। बहुत हिम्मत लगती है इस तरह के टॉपिक्स को टच करके उस लेवल तक ले जाने में। अगर आपको समझ में आया तो आपको लाइक करना चाहिए, कमेंट करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए सामने वाले को, क्योंकि मैंने बहुत उठाया है इस टॉपिक को, बहुत उठाया है। वापस से इधर जो कार्य है वो विभवांतर के बराबर होगा, क्योंकि Q बराबर 1 कूलाम है। यहाँ का कार्य I इंटू कैपिटल R, यहाँ का कार्य I इंटू स्मॉल r, विभवांतर कार्य। परिभाषा बनाने वाले कितना दिमाग लगाया? एक कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में घुमाया बैटरी समेत तो किया गया कार्य विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। सही बात है, क्योंकि यहां घुमाओगे एक कूलाम आवेश है, तो एक कूलाम आवेश को आप यहां से यहां लेके जा रहे हो, मान लो यहां से यहां लेके जा रहे हो, कार्य कितना करना पड़ेगा? विभवांतर के बराबर। यहां से यहां कितना विभवांतर है? I इंटू कैपिटल R, ये रहा। फिर आप बैटरी के अंदर घुमाने लेके जा रहे हो, बैटरी के अंदर विभवांतर कितना है? I इंटू स्मॉल r, वही कार्य के बराबर होगा। दोनों को जोड़ो, क्या आ रहा है? विद्युत वाहक बल। तो दिमाग लगाने वालों ने इस तरीके से परिभाषा बना रखी है कि एक कूलाम आवेश को लिख लो। इसको IIT का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही बात है शोभित, कि आप इसको मतलब फील कर रहे हैं ना अपन टॉपिक को। यहां टॉपिक में 100% फील आ रहा है। मैंने कहा था लास्ट ईयर मैंने टॉपिक 20 मिनट में समझाया था, इस बार 1 घंटा ले लो तो फील तो दूंगा ना आपको। कॉन्सेप्ट ये है कि एक कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में घुमाना है बैटरी समेत, तो जो कार्य करना पड़ेगा वो बराबर है विद्युत वाहक बल के। 99.99% लोग इसको रट लेते हैं, हमने समझ लिया कि ऐसा क्यों है।
ओके। बट इसको समझने के लिए चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट वीडियो से लेकर के अभी तक जो बच्चे एक साथ लाइन से बने हुए हैं वही बेहतर समझ सकते हैं। डन। चलो, परावैद्युत पदार्थ की कोई बात नहीं है, परावैद्युत पदार्थ का इस टॉपिक से कोई कंसर्न नहीं है। परावैद्युत पदार्थ बिल्कुल अलग चीज है, टॉपिक बिल्कुल अलग चीज है। अब एक न्यूमेरिकल, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा कि भाई सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। दिमाग लगाओ, जितना ज्यादा, मैं आपको ओरली समझा देता हूं, सेल का जो कैथोड और एनोड है, जितना उनका क्षेत्रफल बड़ा होगा उतना इलेक्ट्रॉन को जाकर के चिपकने में आसानी होगी। तो जो प्रतिरोध है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पता है आपको ये कॉन्सेप्ट? जितना दूरी ज्यादा होगी प्लेटों के बीच में उतना इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दूरी तक जाना पड़ेगा, ज्यादा प्रतिरोध होगा। तो आंतरिक प्रतिरोध क्षेत्रफल के तो व्युत्क्रमानुपाती और इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। तापमान बढ़ाओगे जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा। सांद्रता बढ़ाओगे, देखो बैटरी में सांद्रता होती है, बैटरी के अंदर सांद्रता बढ़ाओगे ज्यादा रुकावट होगी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो फटाफट से 4 पॉइंट है। आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी के समानुपाती होता है, सांद्रता के समानुपाती होता है, जितनी ज्यादा सांद्रता उतना ज्यादा प्रतिरोध, तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जितना तापमान ज्यादा उतना प्रतिरोध कम। सही है? तो हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर के बारे में अगर बात करें तो जैसे मान लो आपकी बैटरी का ये एक टर्मिनल है और ये आपकी बैटरी का दूसरा टर्मिनल है, तो जो आंतरिक प्रतिरोध है वो इस क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा उतना आंतरिक प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खट 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 जल्दी से जाएंगे। सही है? जो बीच की दूरी d है उसके आंतरिक प्रतिरोध समानुपाती होता है, क्योंकि जितना ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध, जितना ज्यादा दूरी होगी उतना ज्यादा आंतरिक प्रतिरोध होगा। सही है? यहां जितने ज्यादा आयन भरे हुए होंगे उतनी सांद्रता ज्यादा होगी, जितनी सांद्रता होगी उतना ही आंतरिक प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, तो सांद्रता के समानुपाती है। तापमान जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन जल्दी 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 जाएंगे, तो प्रतिरोध कम लगेगा, रुकावट कम लगेगी, आर कम होगा। तो आर और टी व्युत्क्रमानुपाती, सी और आर समानुपाती, डी और आर समानुपाती, आर और ए व्युत्क्रमानुपाती। डन। ए क्या है? इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्रफल। इलेक्ट्रॉनों का क्षेत्रफल। डी क्या है? इलेक्ट्रॉनों के मध्य दूरी। सी क्या है? सांद्रता, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता। पूरा लिख लो, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता। और टी क्या है? तापमान। यह है आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता, बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। यह है बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध की निर्भरता। डन। तो उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको बहुत 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 पसंद आया होगा और इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे से फील किया होगा। जरूरी भी है, क्योंकि अगर इस तरह के टॉपिक्स आप फील नहीं करेंगे तो फिजिक्स में कंसेप्ट पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यही वो कंसेप्ट है जिनसे फिजिक्स को प्रति प्यार मोहब्बत डेवलप होती है। IIT JEE क्रैक करने के लिए आने वाले टॉपिक को पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर लिंक्स होते हैं, आप ढंग से जाकर के हर सेशन के वीडियोस को देखें, आपको बहुत मजा आएगा। 100 में से 100 दूर नहीं है, आप आराम से लेके आओगे, बट आपको हमारे साथ पूरे साल मेहनत करनी है। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो और ऐसे ही मेहनत करते रहो। बाय बाय, जय हिंद।